नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शाम के 7 बज चुके हैं और यह वक्त होता है न्यूज हेडक्वार्टर का, जिसकी शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं ग्रीस की खबर से। ग्रीस में जंगल की आग बड़ी तेजी से फैलती जा रही है। बहुत बड़ी तादाद में फायर फाइटर्स अभियान में लगे हुए हैं, लेकिन हालात काबू में नहीं आ पा रहे। फायर फाइटर्स की ये टीम आग बुझाने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन ये लपटें उसके हौसलों पर भारी पड़ रही हैं। ये अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, आग के बहुत करीब जाकर अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये आग फैलती ही जा रही है। नए नए इलाके इसकी चपेट में आ रहे हैं। केराटिया में आग ने एक बुजुर्ग की जान ली है। कई घर जलकर राख हो गए। खतरे के मद्देनजर बहुत बड़ी आबादी को हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। 24 घंटों के अंदर 50 से ज्यादा इलाकों में आग फैल चुकी है। इस साल की गर्मी का ये सबसे खतरनाक मंजर है। यहाँ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। हवा की तेज रफ्तार से आग और ज्यादा भड़क रही है और ऐसे हालात में फायर ब्रिगेड के अमले के लिए अपने काम को अंजाम देना और मुश्किल हो जाता है। कोलोराडो राज्य में हालात बहुत खराब है। कोलोराडो में इस आग ने तबाही मचा रखी है। जिंदगी का पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। तेज हवा आग को भड़का रही है और ये बड़ी तेजी के साथ नए इलाकों में फैल रही है। हरे भरे जंगल और उनके पास की इंसानी बस्तियां राख हो रही हैं। परेशानी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 58,700 एकड़ जमीन खाक हो चुकी है। अगर कुछ दिनों में आग पर काबू नहीं पाया गया तो ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। रियो ब्लैंको काउंटी में हालात बेहद खराब है। एहतियातन इस पूरे क्षेत्र में 64 हाईवे बंद कर दिए गए हैं। फायर फाइटर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आग से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी लगातार बढ़ता तापमान है। इस जगह पर 90 डिग्री की गर्मी है। ऐसे में आग के बहुत करीब जाना खतरनाक साबित हो सकता है। जितना संभव है उतना पास जाकर इस पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं। खबर फ्रांस से, जहां जंगलों में लगी भीषण आग के बाद कई इलाकों में हाहाकार मचा है। भयानक आग में कई एकड़ जंगल राख हो गया है। तेज हवाओं के कारण मुसीबत और बढ़ रही है। ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में काले धुएं का गुबार। भीषण आग का यह वीडियो फ्रांस का है, जहां जंगलों की आग लगातार धधक रही है। आग इतनी भीषण है कि पूरे इलाके में ऊंची ऊंची लपटें और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। भीषण आग की वजह से रिहायशी इलाकों में भी खौफ का मंजर है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ साथ जंगल में लगी ये आग और तेजी से फैल रही है, जिस पर काबू पाना करीब करीब नामुमकिन सा नजर आ रहा है। इस आग को 1949 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी आग बताया जा रहा है, जिसमें अब तक एक शख्स की मौत हो चुकी है और 9 लोग घायल हैं। भयानक आग में फ्रांस के जंगल का करीब हजारों एकड़ इलाका खाक हो चुका है। खबर अब चीन से। चीन के कई प्रांतों में बारिश और बाढ़ से हाहाकार है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। यूजोंग प्रांत के गांसू शहर में बांध का पानी बड़ी तेजी के साथ पार्किंग की जगह पर घुसा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि लोगों के पास अपनी गाड़ियां हटाने का कोई मौका नहीं था। ये कारें पानी की लहरों के साथ डोल रही थी। पानी की ताकत और गाड़ियों के धक्कों से पेड़ गिरे जा रहे थे। गाड़ियां तैर रही थी, एक दूसरे से टकराते हुए आगे बढ़ रही थी। कुछ पलटी जा रही थी, न कोई रोकने वाला था और न ही इसे रोका जा सकता था। एक नहीं 50 गाड़ियां इसी तरह उलटती पलटती रहीं। चीन को इस साल की बारिश खूब रुला रही है। यूजोंग में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से इस साल अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है।
चीन के अलग अलग इलाकों में बादल जमकर बरस रहे हैं। लगातार बारिश का असर शहरों में ड्रेनेज सिस्टम पर पड़ा है। जगह जगह जलभराव के हालात हैं। ज़ेंगज़ोउ शहर में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। सड़क पर इतना ज्यादा पानी था कि यह शख्स बहने लगा। शोर मचा तो दूसरे के हाथ का सहारा मिला। अब इन जनाब को देखिए, 3 से 4 फुट पानी में इन्होंने स्कूटी के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश की। इस पार से उस पार जाने में कदम और गाड़ी दोनों लड़खड़ाते दिखे। इस पौष इलाके का भी हाल देख लीजिए। पानी कमर से ऊपर है। अब आदमी हवा में तो चल नहीं सकता, आगे बढ़ना मजबूरी है। आधी से ज्यादा गाड़ियां डूब गईं, कई बंद हो चुकी थी। बचाव कर्मियों ने फंसे लोगों को बाहर निकाला। थोड़ा आगे नजर डालिए, हर तरफ एक जैसा नजारा है। डूबी हुई सड़क पर स्कूटी कैसे आगे बढ़ रही है, ये भी देखिए। चलने वाले की हिम्मत पर दाद है। लेवल 3 की बारिश के बाद यहाँ इमरजेंसी घोषित की गई है। मेट्रो और बस जैसे सार्वजनिक परिवहन बंद है। स्कूल और दफ्तर भी बंद रखे गए हैं। दुनिया के कई देश बरसात और बाढ़ से परेशान हैं। रेगिस्तानी जमीन पर भी बादल जमकर बरस रहे हैं। सऊदी अरब के मक्का में खूब पानी बरसा। सऊदी अरब के पवित्र मक्का प्रांत के तैफ शहर में बारिश के बाद कुछ ऐसा मंजर था। सड़कों पर पानी इतना जैसे दरिया बह रहा हो। पानी से लबालब रास्तों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई। अब जरा बारिश का नजारा देख लीजिए। क्या खूब पानी बरस रहा है, जैसे सारे बादल मक्का में सिमट आए हों। अब इस सड़क का हाल देखिए। सड़क पर पानी इतना ज्यादा कि गाड़ियां आधी डूबी हुई हैं। और यहां का मंजर भी देखिए। पानी सड़क से नीचे की ओर बड़ी तेजी के साथ गिर रहा था। इस मस्जिद के पास भी काफी पानी भरा था, इतना ज्यादा कि इसकी चपेट में आने से हादसा भी हो सकता था। मैक्सिको में भी इस बार क्या जबरदस्त बारिश हुई है। रुइदोसो नदी ने न्यू मैक्सिको के इलाकों को एक महीने में 4 बार रुलाया है और अब टेपिक शहर में हाहाकार मचा है। बादल लगातार बरस रहे हैं और नदियों में जबरदस्त तूफान है। पानी शहर में घुस रहा है। रिहायशी इलाके उसकी जद में है। सैलाब ऐसा जैसे सड़कों पर दरिया बह रहा है। ऐसे हालात में टेपिक शहर में जिंदगी का सिस्टम चरमरा गया है। जान सबको प्यारी है। इन खूबसूरत इलाकों में रहने वाले बहुत सारे लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। यहाँ के हालात भी देख लीजिए। पानी ने इस बेहद खूबसूरत हरे भरे इलाके की सूरत बदल कर रख दी है। पेड़, मकान, गाड़ियां सब डूब रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बादलों का बरसना थम नहीं रहा। पानी रुकेगा तो नदियों का उफान कम हो और उसके बाद ही इन इलाकों में जिंदगी की रौनक लौटेगी। तो दुनिया के कई देश बारिश से जूझ रहे हैं। यूरोप में भी भारी बारिश से हाल बेहाल है। कुदरत का कहर हांगकांग पर भी खूब दिखाई दे रहा है। सैलाब की इन भयावह तस्वीरों को देखिए। बाढ़ का पानी किस तरह मचल रहा है। सड़कों पर पानी का फव्वारा फूट रहा है। हांगकांग पर कुदरत की मार ऐसी पड़ी कि सब कुछ पानी के हवाले हो गया। सड़कों पर दरिया बह रहा है। मकानों के बाहर खड़ी गाड़ियां सैलाब में डूब चुकी हैं और भारी बारिश के बाद आए बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, जिसके बाद घरों में रखा सामान तैरता हुआ नजर आ रहा है। हांगकांग की ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारी बारिश और बाढ़ किस तरह से परेशानी का सबब बन रही है। आसमानी आफत के बाद इस हरे भरे खूबसूरत इलाके में जिंदगी की रफ्तार थम गई है। यहाँ अगस्त महीने के शुरुआती दिनों में ही कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बताया जा रहा है कि इससे पहले यहाँ 1984 में एक दिन में इतनी बारिश हुई थी।
और अब बात देश के कुछ हिस्सों में हो रही बरसात और सैलाब की। बिहार के कई जिलों में जबरदस्त बारिश हो रही है, नदियां पानी से लबालब हैं। बेगूसराय की बात करें तो वहां काफी लोग बाढ़ प्रभावित हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहत कार्यों का जायजा लिया। गंगा, गंडक और बलान नदी से घिरा यह शहर बाढ़ की चपेट में है। तीनों नदियों में उफान है। निचले इलाकों में काफी सारे लोग प्रभावित हैं। बेगूसराय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लोकसभा क्षेत्र है। वो जनता की परेशानी को देखने समझने पहुंचे, लोगों से मिलकर उनकी समस्या को जाना। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि गंगा की पानी घटेगी, लेकिन बढ़ रहा है, तो माल जाल के लिए चारा और कम्युनिटी किचन ये दोनों, और आज एक बाढ़ की टीम भी आ रही है सर्वेक्षण कर, जो इसके प्रोटेक्शन का एक बांध बनाएगी। गिरिराज सिंह एनडीआरएफ के दस्ते के साथ नाव पर सवार होकर नदी में भी उतरे। किनारे पर बसे उन गांवों में गए जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जिले में बाढ़ के हालात का जायजा लेने और राहत पहुंचाने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में बीती रात से रुक रुक कर बारिश होती रही और धीरे धीरे दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो गए। कई जगह पुल के नीचे इतना पानी भर गया कि ट्रैफिक को डायवर्ट करना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में सुबह से तेज बारिश शुरू हुई और एमसीडी ने अब तक कितना काम किया है, ये सच्चाई बेपर्दा हो गई। इन 6 तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि राजधानी की सड़कों पर कितना हाहाकार मचा। जगह जगह जाम लगा। जलभराव की वजह से लोग परेशान हुए। दिल्ली के धौला कुआं में बारिश के बाद सड़कों पर जाम लग गया। यहाँ भी गाड़ियां घंटों फंसी रहीं और रोजमर्रा के काम के लिए घर से बाहर निकले लोगों को दुश्वारी हुई। दिल्ली के साथ साथ नोएडा और आसपास के इलाकों में भी यही हाल रहा। ये वीडियो सेक्टर 62 का है, जहां सड़क पर इतना पानी भर गया कि इसमें कई गाड़ियां फंस गईं। यहां घंटों गाड़ियां रेंगती रहीं। बात करेंगे मुंबई की, क्योंकि इस बार की बारिश ने मुंबई को भी खूब रुलाया है। बीएमसी के कमजोर इंतजामात की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पानी अभी भी रुक रुक कर बरस रहा है। बस फर्क इतना है कि बारिश लगातार नहीं हो रही है। यह सिलसिला थम गया है। अब परेशानी यह है कि मुंबई में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, यानी कि आसमानी आफत से राहत मिली है तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या शुरू हो गई है। आर्थिक राजधानी मुंबई में डेंगू के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस साल इस बीमारी से अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। बीएमसी के अनुसार जून में डेंगू के 105 मामले दर्ज हुए थे। जुलाई में डेंगू पीड़ितों की तादाद 708 तक पहुंच गई, यानी 1 महीने के अंदर डेंगू के करीब 6 गुना मामले बढ़ गए। कई डेंगू पीड़ित बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पहले डेंगू के मामले मानसून के आखिर में बढ़ते थे, लेकिन अब उससे पहले ही बीमारी फैल रही है। डेंगू के लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसमें तेज बुखार आता है, शरीर और जोड़ों में दर्द होता है। डेंगू पीड़ितों को त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, पेट में दर्द की शिकायत भी होती है और कई बार सांस लेने में कठिनाई भी होने लगती है। डॉक्टरों की सलाह है कि बच्चों में ये लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल जाएं। खुद से दवा लेने की, यानी कि सेल्फ मेडिकेशन की गलती कतई ना करें। तो ये तो बात हुई मुंबई की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 5 अगस्त को पहाड़ से उतरी तबाही की जद में सेना का कैंप भी आया था। पहाड़ से मलबा उतरने के बाद हर्षिल में सेना के कैंप तबाह हो गए। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं। दरअसल हर्षिल में सड़कें, पुल और सेना का हेलीपैड भी बह गया। इस वेग में सेना के कई जवान भी लापता हो गए। हर्षिल के सेना कैंप की तस्वीर अब कैसी है, इस रिपोर्ट में देखिए। हर्षिल में तबाही गुजर गई, लेकिन अपने पीछे इतने गहरे निशान छोड़ गई जो सदियों बाद भी लोगों को उस काली दोपहर की याद दिलाते रहेंगे। जब पहाड़ से परले उतरी थी, ये हर्षिल में बने सेना के वो कैंप हैं जो अब जमींदोज हो चुके हैं। जो रह गए हैं अब वो रहने के लायक नहीं है। ध्वस्त हो चुके शिविरों के अंदर सिर्फ मलबा है और इन मलबों में लिपटे वो सामान हैं जो अब किसी काम के नहीं। कैंप के आसपास बिखरे तबाही के टुकड़े
बता रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था। मलबे भरे इस सैलाब में सेना के 9 जवान अभी भी लापता हैं, जिसमें 14 राजपूत राइफल्स यूनिट के 7 जवान जेओसी शामिल हैं। इस तबाही में हर्षिल का हेलीपैड भी बह चुका है। पहाड़ से उतरी तबाही के बाद अब हर्षिल और धराली के बीच एक अस्थायी झील बन गई है। सैलाब के बाद आखिर इस तरह की झीलें क्यों बनती हैं और इस तरह की झीलों से क्या नुकसान हो सकता है, इसे समझाते हैं केवल 60 सेकंड में। धराली और हर्षिल में उतरी तबाही अब झील में तब्दील हो चुकी है, जिससे भागीरथी नदी के प्रवाह में बाधा आ रही है और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जलमग्न हो चुका है। गंगोत्री से लगभग 25 किलोमीटर पहले ये झील बनी है, जिसमें लबालब पानी भरा है। दरअसल भारी बरसात और मलबों से भरे सैलाब के बाद नदी के रास्ते संकरे हो जाते हैं और नदी का रास्ता बंद हो जाता है, जिससे एक प्राकृतिक बांध बनता है और फिर बारिश का पानी धीरे धीरे अस्थायी झील में बदल जाता है। तबाही के बाद इस तरह की झील का बनना नए खतरे को दावत दे सकता है। अगर पानी के दबाव में ये टूटती है तो निचले इलाकों में फिर से तबाही आ सकती है। उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। सेना समेत आपदा प्रबंधन की दूसरी टीमें जमीन पर मौजूद हैं, लोगों को बचाने में लगी हुई हैं। चिनूक समेत बाकी हेलीकॉप्टर लोगों को मुसीबत से बाहर निकालने में लगे हुए हैं। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। सेना के जवान मोर्चे पर डटे हैं, लोगों को मौत के मुंह से निकाला जा रहा है। परेशान हाल लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड में आई भयानक प्राकृतिक आपदा में हमने खराब मौसम तथा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हवाई मार्ग से दवाइयां, खाने पीने का सामान और विशेष दस्तों को पहुंचाने तथा फंसे नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर लाने का कार्य किया। रेस्क्यू में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगे हैं। मलबे का कोना कोना तलाशा जा रहा है। गुजरात से आई इस महिला को जब बाहर निकाला गया तो उसने क्या कहा, सुनिए। कहाँ से आ रहे हैं अभी? गुजरात के। गुजरात से। फौज ने क्या मदद करी आपकी? फौज ने कैसे मदद करी? वो मदद करी। अच्छा, खाना और रहने वहने के लिए भी करा? हाँ। 5 दिन पड़े। अच्छा, चलो ठीक है। अभी हेलीकॉप्टर से जाओगे? हेलीकॉप्टर जाएगी। धराली में आई तबाही के बाद से यहाँ के बच्चों का स्कूल बंद है। घर के बड़े अपने बिखरे हुए घरों को संवारने में लगे हैं। सेना के रेस्क्यू के बीच एनडीटीवी की टीम भी मौके पर डटी हुई है। देखिए किशोर रावत की ये रिपोर्ट। हमारे साथ धराली गांव के बच्चे हैं और इनसे ही बात करते हैं। उस समय जब आपदा आई थी, ये कहाँ थे? बेटा आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी, जब ये त्रासदी आई थी आप कहाँ पे थे? आपने देखा था क्या? हम यहीं थे, मंदिर में पूजा हो रही थी उस टाइम। क्या पूजा खत्म हुई और तो लोग बोल रहे थे कि गार्ड वो हो गई, तो ऊपर से अचानक से वो पता नहीं क्या हुआ, अचानक से तो यहाँ पे लोग थे बैठे हुए, उनके ऊपर भी आया हल्का सा, तो सब लोग पहाड़ के ऊपर भागे, तो यहाँ सब कुछ बिखर चुका था। डर नहीं लगा आपको? भयंकर। क्या सोचा आपने? हमने सोचा कि हम भी जाते हैं अब। और सब लोगों ने बोला कि मतलब बाढ़ बढ़ गई, मतलब गार्ड बढ़ गई बोलना। हम देखने के लिए आए पीछे तो नहीं था, हमने सोचा नहीं है सही से। हम घर पे रहे खड़े होके, तब तक के लिए मुख वालों की ना सीटी बजाई, मुख वालों ने बहुत जोर से बजाई सीटी। हम समझ गए थे कि बाढ़ आई। तब तक के लिए ऊपर से इतना खतरनाक आया ना, तो ऊपर के लिए आया। फिर हम सब लोग सिर्फ पहाड़ के लिए भागे। फिर पहाड़ से देखा भयंकर खतरनाक, इतना डर लग रहा था ना, हमने सोचा कि हम भी जाते हैं अब। धराली में जिंदगी पटरी से उतर गई है, लेकिन रिश्ते और भावनाएं तमाम परेशानियों से ऊपर होते हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। धराली में कई लोगों की जिंदगी मिट गई, सैकड़ों लोगों की जिंदगी बिखर गई और इन्हीं बिखरी हुई तस्वीरों के बीच राखी का एक धागा उम्मीद बांध रहा है। धराली की एक बहन को उसका भाई मुखबा से राखी बंधाने आया है। जब बहन ने भाई की कलाई पर राखी बांधी तो पूरा माहौल भावुक हो गया।
भाई ने भगवान का शुक्र अदा किया और कहा कि मेरी बहन जिंदा है। भगवान माँ गंगे की कृपा से आज मेरी बहन बची है, तो मैं भागता हुआ दौड़ते हुए आज मैं अपनी बहन के पास आया और अपनी राखी बंधवाया, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही कि मेरी बहन मेरे साथ है और मेरे सामने है। इससे बड़ी खुशी मुझे कुछ नहीं मिल सकती है। अगर जिंदा ही नहीं रहते तो रक्षाबंधन का त्योहार का क्या होता, वो भी उसका महत्व ही क्या है। फिर हमने कहा जब बच गई बहन, बच गई भाई भी आ गया राखी लेके, तो ये खुशी मतलब बहुत बड़ी खुशी है। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में दुष्कर्म के बाद महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को आज 1 साल पूरा हो गया। आज कोलकाता में पीड़ित के परिजनों के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया और ममता दीदी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। कोलकाता में जगह जगह पुलिस के बैरियर तोड़ने की कोशिश की गई। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारी राज्य सचिवालय तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही थी। आरजीकर की घिनौनी घटना के 1 साल बाद एक बार फिर ममता सरकार के खिलाफ नवन्ना अभियान छेड़ा गया। इसके बाद प्रदर्शनकारी सतरंगाची पहुंच गए और नवन्ना तक जाने की जिद पर अड़ गए, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। बंगाल में मचे इस ताजा बवाल के बाद बीजेपी ममता पर हमलावर है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीएम से इस्तीफे की मांग की है। हालांकि आरजीकर कांड में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन पीड़िता के परिवार और प्रदर्शनकारियों का मानना है कि इस अपराध के पीछे एक बड़ी साजिश थी, जिसकी जांच होनी चाहिए। इस प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल थे। हमारे देश में कई बार भीड़ इंसाफ करने सड़कों पर उतर जाती है। मुंबई ठाणे के मुंब्रा में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां कुछ लोगों ने एक रिक्शा चालक की पिटाई कर दी। भरे बाजार में 2 लोग एक शख्स पर लाठियां बरसाते हैं और कुछ ही सेकंड में ये ऑटो वाला लड़खड़कर जमीन पर गिर जाता है। लाठी चलाने वालों के सीने की आग अभी भी ठंडी नहीं पड़ी है और वो उस पर लगातार हमले कर रहे हैं। ऑटो वाला जिंदगी की भीख मांग रहा है, लेकिन तथाकथित इंसाफ के ठेकेदार उसे लहूलुहान कर रहे हैं। हालांकि इस बीच कुछ लोग उसे बचाने के लिए आगे आए और ऑटो वाले को भीड़ से निकालकर बाहर ले गए। दूसरी तस्वीर में देखिए, लोगों ने उस पर फिर से हमला कर दिया और इस बार भी बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई गई। यह वीडियो ठाणे के मुंब्रा का है, जहां कुछ लोगों ने ऑटो चालक पर जानलेवा हमला किया। हालांकि अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि झगड़े और विवाद का क्या कारण था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आज एक बड़ा हादसा टल गया। यहां लगातार हो रही बरसात की मार से एक बिजली का खंभा धराशायी हो गया, जिसके कारण एक दुकान पर भी मुसीबत आ गई। बारिश के पानी ने जमीन को कमजोर किया और उसके बाद एक खंभा देखते ही देखते गिर गया। यूपी में लगातार हो रही बारिश की वजह से पुराने मकान और बिजली के खंभे जमींदोज हो रहे हैं। जौनपुर से आई ये तस्वीर देखिए। दुकान के बगल में खड़ा खंभा कुछ ही सेकंड में गिर गया और साथ में दुकान का कुछ हिस्सा भी अपने साथ ले गया। राहत की बात यह रही कि खंभे के बगल में मौजूद एक पिज्जा की दुकान बच गई। हालांकि उसकी हालत भी ऐसी हो गई जो डरावनी है। हादसे के वक्त दुकान या आसपास कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से यूपी के 24 जिलों में सैलाब से हाहाकार मचा है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। मानसिक तनाव में अक्सर लोग जानलेवा कदम उठा लेते हैं। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के यवतमाल से सामने आया है, जहां एक महिला कंडक्टर ने मानसिक तनाव में खुदकुशी करने की कोशिश की। हुआ क्या, 60 सेकंड में देखिए। और पेड़ पर चढ़कर अपनी जान देने की कोशिश कर रही है महिला कंडक्टर।
इतने मानसिक तनाव में है कि अपनी जान देने पर आमादा है। महिला ने पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने के लिए फंदा भी तैयार कर दिया, लेकिन स्थानीय लोगों और पुलिस की कोशिशों ने महिला की जिंदगी को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। ये घटना यवतमाल के पुसद बस स्टैंड के पास हुई। बताया जा रहा है कि पेड़ पर चढ़ी महिला के खिलाफ किसी मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद मानसिक तनाव में आ गई थी, जिसके बाद महिला पेड़ पर चढ़कर रस्सी से फांसी लगाने की कोशिश करने लगी। इस दौरान वहां मौजूद लोग महिला को समझाते नजर आए। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोग पेड़ पर चढ़कर महिला को अपने कंधों पर उठाते नजर आए और सुरक्षित नीचे उतार दिया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला कंडक्टर की काउंसलिंग कराई और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सड़क पर जरा सी गलती आपकी जान ले सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखकर लगता है जैसे वो नियम कायदे तोड़ने के लिए ही सड़क पर उतरे हो। एक वायरल वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। सही गलत का फैसला आपको करना है, लेकिन हमारी समझ ये कहती है कि गलती दोनों की थी। सड़क पर साइकिल चला रहे उस शख्स के अंदाज में बेफिक्री थी। वो अपनी दुनिया में मगन था और 3 पहियों की गाड़ी को ड्राइवर चला नहीं रहा था, उड़ाने पर आमादा था। फिर ये हाल तो होना ही था। एक बार फिर देखिए, ऑटो से बाहर गिरे इस शख्स को काफी चोट आई थी। ये उठने की कोशिश कर रहा है, फिर गिर जाता है, लेकिन ये साइकिल सवार अलग मिट्टी का बना हुआ था। ऐसा धूल झाड़ के खड़ा हुआ मानो कुछ हुआ ही नहीं। ऑटो पूरी रफ्तार में था, लेकिन सड़क पर मौज मस्ती का ये अंदाज ही मौत को करीब लाया था। क्या फायदा ऐसे शौक से जिसमें जिंदगी ही दांव पर रख जाए। अब हम आपको एक ऐसा वायरल वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाइक सवार युवा रेड लाइट पर खड़े थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। सवाल है कि फिर कसूर किसका था? जवाब के लिए ये रिपोर्ट देखिए। रेड लाइट पर खड़े बाइक सवार युवाओं और इस ट्रक के बीच 6 से 7 फुट का फासला था। गाड़ी मुड़ती गई, फासला घटता गया और फिर ये तस्वीर सामने आई। सबसे पीछे बैठी लड़की खतरा भांप कर कूद गई, दूसरी को किस्मत ने बचाया, लेकिन इस लड़के का कंधा और दाहिना हाथ पहिए के नीचे आ गए। 13 सेकेंड का ये वीडियो एक बार फिर देखिए। गलती 16 पहियों वाले ट्रक को लापरवाही से मोड़ रहे ड्राइवर की थी। इनकी किस्मत अच्छी रही कि मौत आई जरूर, लेकिन मंडरा के निकल गई। अगर ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी लेकर भागने की कोशिश की होती तो इस लड़के की जान जा सकती थी, लेकिन अच्छा रहा कि उसने दूसरी गलती नहीं की। फिर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। बाइक चला रहा युवक बुरी तरह से घायल था। सुकून वाली बात थी कि जिंदगी खतरे से बाहर थी। क्या आपने कभी सोचा है जब भी आप घर के बाहर खाने पीने के लिए जाते हैं तो वो खाना कितना साफ और शुद्ध होता है? नवी मुंबई के एक फूड शॉप से वीडियो सामने आया है जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा शुद्धता के बारे में। कभी कीड़े, कभी छिपकली तो कभी आइसक्रीम में इंसान की उंगली मिलने की घटना के बाद अब इसी नवी मुंबई के एक फूड शॉप में चूहा आइसक्रीम खाते नजर आया। स्टोर के अंदर चूहा घूम घूम कर मजे से आइसक्रीम के हर फ्लेवर का मजा ले रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने सेहत को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये मामला नवी मुंबई के सेक्टर 44 के 7-Eleven स्टोर का है, जहां चूहे खुलेआम घूम रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखने के बाद लोग स्टोर के मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल जून में मुंबई के मलाड में युम्मो ब्रांड की आइसक्रीम में इंसान की कटी हुई उंगली मिलने से सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद कर्मचारियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था।
एक बार फिर से बात धराली की जमीन में कितने लोग दबे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं। जिंदगी की इसी तलाश में सेना के 7 एक्सपर्ट डॉगी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। सेना के ये 6 लेब्राडोर जमीन के नीचे 18 फीट तक सूंघ कर पता लगा सकते हैं नीचे इंसान जिंदा है या नहीं। धराली के जिंदा शमशान में सेना के 6 लेब्राडोर डॉग जिंदगी की उम्मीद तलाश रहे हैं। सेना इसी मशक्कत में लगी है, शायद जमीन के अंदर से कोई जिंदा इंसान निकल आए। 3 साल से 8 साल की उम्र के डॉगी जमीन के नीचे 15 से 18 फीट तक सूंघ सकते हैं। कुदरत की तबाही के बाद हर्षिल और धराली के मलबे में दफन हो चुके लोगों को निकालने में सेना के डॉग्स अहम भूमिका निभा रहे हैं। डॉग्स के अलावा सेना अपने साथ ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जेवर रडार और टोही रडार लेकर पहुंची ताकि इंसान का सुराग मिल सके। जमीन में लोगों को तलाश रहे डॉग्स लगातार 3 घंटे तक खोज का काम कर सकते हैं। भारतीय सेना के 6 लेब्राडोर मेरठ, देहरादून और लखनऊ से एयरलिफ्ट कर उत्तरकाशी लाए गए हैं। इन डॉग्स ने इससे पहले केरल के वायनाड और हिमाचल के रामपुर में भी कई लोगों की जिंदगी बचाई थी। हर डॉग 1 घंटे में 5 एकड़ तक की जगह को स्कैन कर सकता है। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का मुहूर्त सुबह 4:22 से शुरू हो गया। उसके बाद बहनें राखी लेकर अपने भाइयों के घर पहुंचने लगी। रक्षाबंधन के मौके पर सियासी गलियारे में भी खासी हलचल रही। आपको दिखाते हैं पीएम से लेकर राज्यों के सीएम ने इस त्योहार में कैसे शिरकत की। लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर बड़ी संख्या में पहुंची स्कूल छात्राओं ने पीएम मोदी को राखी बांधी। रक्षा मंत्री के आवास पर पहुंची बच्चियों और महिलाओं ने राजनाथ सिंह को रक्षा सूत्र बांधा। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह को राखी बांधी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन के बहाने पर्यावरण बचाने का संदेश दिया और पटना में पेड़ों को राखी बांधी। कुछ इसी तरह का संदेश केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया। उन्होंने भोपाल के स्मार्ट पार्क में बहनों के साथ पौधारोपण किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य भवन में बच्चियों से राखी बंधवाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ के संत कबीर कुटीर में ये त्योहार मनाया। इस मौके पर सरहद की निगरानी करने वाले जवानों की कलाई भी मजबूत की गई। मेघालय के दावकी बॉर्डर में स्थानीय महिलाओं ने बीएसएफ जवानों को राखी बांधी। गुजरात के कच्छ में बीएसएफ जवानों की कलाई पर राखी बांधी गई। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बेहद मार्मिक कहानी सामने आई है। ये कहानी है अनमता अहमद और शिवम मिस्त्री की। दोनों के बीच इस रिश्ते ने हर दीवार को तोड़कर रख दिया। ये तस्वीर भाई बहन के रिश्ते को एक नई परिभाषा देती है, इंसानियत और मोहब्बत को भी बयां करती है। गुजरात के वलसाड के रहने वाले शिवम मिस्त्री के हाथ पर राखी बांधने वाली बहन का नाम अनामता अहमद है। अनामता मुस्लिम है, मुंबई में रहती हैं। अपने भाई को राखी बांधने पूरे परिवार के साथ वलसाड पहुंची है। इस तस्वीर ने वहां मौजूद लोगों को रुला दिया। भाई बहन के इस रिश्ते को ये हाथ जोड़ रहा है, लेकिन ये हाथ अनामता का नहीं है। ये उस बच्ची रिया मिस्त्री का हाथ है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। करीब साल भर पहले 9 साल की रिया ये दुनिया छोड़ गई। वो इसी हाथ से भाई शिवम को राखी बांधती थी। उस दुख की घड़ी में रिया के परिवार ने एक हिम्मत भरा नेक फैसला लिया। उन्होंने रिया का अंगदान कर दिया। मुंबई की अनामता का एक हाथ करंट लगने से कट गया था, उसे रिया का हाथ लगाया गया, जिसके घर वालों के फैसले ने उसकी जिंदगी बदल दी। राखी के त्योहार पर देश भर के बाजारों में चहल पहल दिखी। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि ये मौका हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्यों खास है। इस साल रक्षाबंधन पर हजारों करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया गया है। राखियों के अलावा गिफ्ट्स और मिठाई की खरीद भी कई हजार करोड़ की है। तो आपको बताएं कि इस खास मौके पर 17,000 करोड़ के कारोबार की उम्मीद है। और ये अनुमान किसका है? ये अनुमान है कैट यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का, जिसने अनुमान लगाया है कि इस साल 17,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। इसके अलावा मिठाई, फल, गिफ्ट की खरीद से 4,000 करोड़ रुपए के व्यापार की संभावना है। राखी पर खास क्या रहा ये भी आपको बता देते हैं। इस बार चीन की बनी राखियां बाजार में लगभग नदारद रही।
इनोवेशन वाली राखियों की खूब डिमांड रही, खूब धूम उन्होंने मचाई। वोकल फॉर लोकल, ऑपरेशन सिंदूर और मोदी राखी की खूब डिमांड देखी गई। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत राखियां भी खूब बिकी। थीम बेस्ड राखियों की डिमांड भी काफी ज्यादा देखने को मिली। मिट्टी, बीज, खादी, बांस और कपास से बनी इको फ्रेंडली राखियों का बाजार भी काफी गर्म रहा। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। साउथ ईस्ट दिल्ली के जैतपुर में आज बड़ा हादसा हो गया, जहां एक दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। लगातार हो रही बरसात की वजह से मंदिर की दीवार कमजोर हो गई और बगल की झुग्गियों पर जा गिरी। जैतपुर की ये दीवार 100 फुट लंबी थी और 6 फुट से ज्यादा ऊंची थी। जब ये दीवार गिरी तो झुग्गी बस्ती की कुछ झोपड़ियां इसकी जद में आ गई। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। घायलों को सफदरजंग अस्पताल और एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां सिर्फ हसीबुल की जान बच पाई। हालांकि डॉक्टरों ने उसकी हालत चिंताजनक बताई है। इस हादसे में 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 बच्चियों की मौत हो गई। रबीबुल, रुबीना, रुखसाना और हसीना पश्चिम बंगाल के बर्धमान के रहने वाले थे, जो यहां मजदूरी का काम करते थे। बात एक बार फिर से हम धराली की करेंगे। जिसने धराली की तस्वीरें देखी, वहां लोगों की हालत देखी, उसकी सिसकियां निकलने लगी। लेकिन धराली की सिसकियों के बीच हमारी सियासत के कुछ ऐसे महान नेता हैं जो इन सिसकियों में भी सियासत ढूंढ रहे हैं। लोग चीख रहे हैं, आंसुओं का अंतहीन सैलाब है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहां भी सियासत का मौका ढूंढ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता एसटी हसन ने धराली आपदा पर एक अमानवीय बयान दे दिया, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। तो समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन को लगता है कि उत्तराखंड में सभी धर्मों का सम्मान नहीं होता है, इसलिए धराली में इतनी बड़ी आपदा आई है। धराली में इतनी बड़ी आपदा आई, लेकिन एसटी हसन इस आपदा में भी अवसर ढूंढने में लगे हैं। धराली के उजड़े आशियाने, उजड़ी लोगों की जिंदगी, बद से बदतर हो चुके हालात, वो चीख पुकार, वो मलबा, वो मौतें, ये कुछ भी एसटी हसन को नहीं दिखते। उन्हें तो बस दिखता है आपदा में सियासी अफसर, तो अफसर को भुनाकर सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद करने में लगे हैं। पहले आपको एसटी हसन का पूरा बयान सुनवाते हैं। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूं कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा दें। ये बात सही है कि पूरी दुनिया ऊपर वाला चला रहा है, लेकिन जब आंसुओं का सैलाब है, दर्द का अंबार है, तो ऐसी बयानबाजी समाजवादी पार्टी के नेता, वो भी सीनियर नेता के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब बात हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की हो, तब सियासत तो होनी ही थी, और ऐसे मुद्दों को भुनाने में बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। तो बीजेपी ने हसन के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया। सांप्रदायिक और वोट बैंक की मानसिकता आज नेचुरल ट्रेजेडी के ऊपर भी किस प्रकार से हावी हो रही है, उसका ये प्रमाण है। बहरहाल जब वक्त अभी धराली के आंसू पहुंचने का है, वहां अपनों को खो चुके लोगों के दर्द बांटने का है, गमगीन माहौल में पीड़ितों के साथ खड़े होने का है, तो ऐसे हालात में सियासत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब रुख करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के एक बयान ने महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने चुनाव को लेकर कई दावे किए, उनके दावे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। शरद पवार ने ऐसा क्या दावा किया और उसको लेकर हलचल इतनी तेज क्यों है, इसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से वोटों में फर्जीवाड़े से जुड़े एटम बम को फोड़े अभी 48 घंटे भी नहीं हुए थे
कि इस बीच एनसीपी नेता शरद पवार के एक दावे ने नई हलचल पैदा कर दी। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने एक ऐसा बयान दिया जिससे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई। शरद पवार ने कहा कि जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उससे पहले 2 लोग उनसे मिलने आए थे। ये मुलाकात कोई मामूली मुलाकात नहीं थी। इस मुलाकात में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर दावे किए गए थे। दोनों लोगों ने शरद पवार से ये दावा किया कि वो उनके गठबंधन को 160 सीटें दिला सकते हैं। शरद पवार ने अब ये बात खुद कही है। विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या त्याच्या आधी दिल्लीमध्ये मला काही लोक भेटायला आले, 2 लोक, त्यांची नावं पत्ते हे आता माझ्याकडे नाही आहेत, पण मी त्याचं लक्ष दिलं नाही. आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये 288 विधानसभेच्या जागा आहेत, आम्ही तुम्हाला 107 जागा निवडून येण्याची गॅरंटी देतो. मला आश्चर्य वाटतं आणि स्पष्ट सांगायचं म्हणजे त्यांनी जरी सांगितलं गॅरंटीचं तरी निवडणूक आयोग या संस्थेच्या संबंधी माझ्या मनात काही शंकेची स्थिती नव्हती आणि म्हणून असे लोक भेटत असतात म्हणून त्यांच्याकडे मी त्यावेळी दुर्लक्ष केलं. पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव के करीब 9 महीने बाद शरद पवार ने यह ऐसा दावा किया है जिससे हर कोई हैरान है। वो 2 लोग कौन थे, कहां से आए थे, किसके हवाले से इतना बड़ा दावा कर रहे थे, 160 सीटों पर जीत की गारंटी कैसे दे रहे थे? शरद पवार के बयान के बाद ये बड़े सवाल हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने उन 2 लोगों को लेकर कोई दावा नहीं किया है। बहरहाल पवार के इस बयान के बाद इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। पवार के बयान से 36 घंटे पहले ही राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया था। राहुल ने वोटों की चोरी को लेकर और साथ ही कई जगहों पर वोटर्स को लेकर भी सवाल उठाए थे। ये 25 में हुआ, 50 में हुआ, 100 में हुआ, हमें नहीं मालूम। हमें यह मालूम है 100% कि मॉडल ये है। इस मॉडल को देश में रेप्लिकेट आसानी से किया जा सकता है, बहुत आसानी से। अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की पूरी मदद कर रहा है, यह 2 मिनट का काम है, ये 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। राइट? तो नाउ द बॉल इज इन द इलेक्शन कमीशन। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से किए गए दावे के कुछ ही घंटे बाद उनके ऐसे कुछ दावों की पोल खुल गई। जिस परिवार को लेकर उन्होंने दावा किया कि वो है ही नहीं, वो परिवार खुद सामने आ गया। एक जगह पर कई वोटर्स होने के दावे किए। वहां भी बात साफ हो गई कि एक लॉज में कई मजदूर रहते थे, इसलिए सबका पता एक था। बहरहाल चुनावी धांधली को लेकर जहां पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए, वहीं अब शरद पवार के बयान के बाद नए सिरे से सवालों का सिलसिला चल पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर का रुख करते हैं। आर्जिकल रेप केस के 1 साल पूरा होने पर कोलकाता उबल उठा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प देखने को मिली। कोलकाता की जो पार्क स्ट्रीट एरिया से थोड़ी दूर आप देख सकते हैं बीजेपी के जो एमएलएज हैं, शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनके द्वारा ये रैली जो लिया जा रहा है। अग्निमित्रा पॉल जो कि एमएलए है आसनसोल से बीजेपी के, यहाँ पे कोई पार्टी का फ्लैग नहीं है, लेकिन भारत का जो फ्लैग है वो लेके बीजेपी वर्कर्स, बीजेपी लीडर्स ये प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं। 1 साल आरजी कौर रेप और मर्डर केस के लिए नौबानो अभियान या फिर जो हम कहते हैं स्टेट सेक्रेटेरिएट, वहाँ तक ये रैली जाने के लिए निकली थी, लेकिन पुलिस की तरफ से यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिया गया है, रैफ उतारा गया है, टियर गैस भी रखा गया है साइड में। और आज जो सैटरडे है, काफ़ी सारे कम्यूटर्स जो है इस तरफ से जा रहे थे, वहाँ पे टैक्सी वगैरह सब ये ट्रैफिक में
रुक गए हैं और आप देख सकते हैं बीजेपी के जो एमएलए हैं वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं ताकि वो लोग आगे बढ़ सके, लेकिन पुलिस की तरफ से जो बंदोबस्त किया गया है यहीं तक उनको आने दिया जा रहा है। आप आसपास देख सकते हैं पुलिस कितनी तादाद से यहाँ पे मौजूद है और वो लोग स्टैंड बाय पे है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। 1 साल पहले कोलकाता की आरजी कौर हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थे, रात को चेस्ट डिपार्टमेंट में उनके साथ रेप किया गया और उसके बाद उसका खून किया गया। उसी की प्रोटेस्ट 1 साल बाद अभी भी कोलकाता की शहर में बड़ी तादाद से आप देख सकते हैं कैसे प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में तानाशाही चल रहा है। जो बैरिकेड है वो तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। पुलिस यहाँ पे हाई अलर्ट पे ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। और ये जो तस्वीरें हम ला रहे हैं कोलकाता से, ये आरजी कौर के 1 साल की ऊपर जो रैली हो रहा है वहाँ से। जीडी शंकर के साथ श्रेयसी दे, एनडीटीवी इंडिया, कोलकाता।